तो बात करते हैं हम आज गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की। क्या होता है? ऐसा कांच का खोखला गोला, कोई कांच का खोखला गोला लीजिए, उसे काट लीजिए और उसके बाद जो दो टुकड़े होंगे उसमें एक और अंदर वाला तल परावर्तक रहेगा तो वो अवतल दर्पण होगा, और उभरा हुआ तल परावर्तक रहेगा तो वो उत्तल दर्पण होगा। देखिए कैसे। गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण दर्पण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। और ये उत्तल दर्पण, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण, एक कांच का खोखला गोला लिया, उसे काट के टुकड़ा निकाला, इसके इस ओर पेंट कर दी, अंदर वाला तल परावर्तक है, केव जैसा दिख रहा है, गुफा जैसा, तो कॉनकेव यानी अवतल दर्पण हो गया है। अगर बात हम कॉन्वेक्स की करें तो उभरा हुआ तल परावर्तक रख लो, अंदर वाले तल पर क्या कर दो, कलई कर दो, तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। तो दर्पण की अगर बात करी जाए तो इसी में हम दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बता देते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव यानी पोल। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहलाता है। एक ऐसी लाइन जो परावर्तक तल के लंबवत होती है और दर्पण के ध्रुव से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष उस खोखले गोले का केंद्र जिससे ये दर्पण काटा गया है, अगर आगे गोला पूरा बना दें तो इसका गोले का कोई केंद्र होगा, उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। और ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण का द्वारक क्या होता है? परावर्तक तल की लंबाई दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक है, और कोई डेफिनेशन इसमें नहीं है बताने वाली। अब बात करते हैं हम आगे दर्पण के फोकस की। तो इससे पहले आप लोग चाहें तो ये नोट करके हमें बता दें। आशा करता हूं नोट कर लिए होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए देखिए, ये आपका दर्पण कौन सा है? अवतल। और ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम दर्पण पर प्रकाश किरण डालते हैं तो वो जिस बिंदु से जाती है उसे हम दर्पण का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। बिंदु से जाती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है और इसकी निगेटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का बाद में भी बता देंगे।
अब बात करते हैं यहां पर, जो दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, और जो प्रकाश किरणों को फैलाता है उसे अपसारी दर्पण, डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। तो ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहा है, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर, और इसे अपसारी दर्पण, डाइवर्जेंट मिरर। मतलब ये प्रकाश किरणें आकर इकट्ठी हो रही हैं, एक से ज्यादा जाएंगी, वो भी ये जैसे ये जा रही है तो ये भी इस तरीके से इकट्ठी होंगी, और ये इसमें क्या होंगी, ये फैल जाएंगी इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, अपसारी दर्पण कौन सा होता है, तो आप लोग ये बता सकते हैं। लेंस में इसका उल्टा होता है, आप याद रखें, अभिसारी दर्पण अवतल होता है तो अपसारी उत्तल होगा, और लेंस में इसका उल्टा होता है, लेंस में अभिसारी उत्तल होता है और अपसारी अवतल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके उपयोग वगैरह, उपयोग और पहचान की। देखिए उपयोग, तुम्हारे में चल रहा है कैसा? इस अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, सोलर कुकर, क्योंकि सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना होता है, इसलिए सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। चल रहा है। अगर कहीं हम किसी चीज को जलाने के काम में लेते हैं तो प्रज्वलित करने का काम करता है प्रज्वलन, प्रज्वलन का कार्य करता है आपका अवतल दर्पण, किसी चीज को जलाने के लिए, मतलब प्रकाश किरणों को इकट्ठा करेंगे तो वहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और वहां चीजें जलने लगेंगी। इसके अलावा नाक, कान, गले की जांच के लिए, नाक कान गले की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है, आपका अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। टार्च में, टार्च की प्याली देखी होगी आपने, टार्च के आगे लेंस लगा होता है, उसकी बात नहीं है, टार्च की प्याली की बात कर रहे हैं। लो खोल लो, टार्च वाहनों में, जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट होती है, उसकी जो कटोरी होती है अंदर, वाहनों में, लाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। हेडलाइट्स की बात कर रहे हैं, वाहनों की हेडलाइट। ठीक है, इसके अलावा मेकअप मिरर के लिए, सजने संवरने के लिए, ब्यूटिशियन वगैरह, या हेयर कटिंग सैलून, दाढ़ी बनाने के लिए, मतलब जितना सौंदर्य प्रसाधन में दर्पण जिम वगैरह में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा, यही मेकअप, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाना, सजने संवरने, जो कुछ भी आप XYZ लिख सकते हैं। मेकअप करने में, दाढ़ी बनाने में, ये क्या करता है, छोटी वस्तु को बड़ा बना देता है, इसीलिए इसका बाल वाल हैं, देखिए मोबाइल से देखकर अगर हम दाढ़ी बनाएं तो ऐसी जैसी है ऐसी बन जाएगी। तो क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे चीजें जो हैं वो बड़ी बड़ी दिख जाती हैं, इसलिए एकदम से ब्यूटी पार्लर से महिलाएं निकलती हैं तो एकदम क्या कहती हैं, चमक रही होती हैं, उससे पहले जाती हैं तो क्या जैसे कीचड़ साफ करके आई हूँ,
तो वो इसी कारण हर चीज गंदगी दिख जाती है, तो वो ब्यूटिशियन सही कर देती है। तो इसके उपयोग है। अब हम उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करते हैं। इसके उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग ज्यादा है, उत्तल दर्पण का उपयोग कम है। स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट जो लगी होती है उनमें जो अंदर प्याली नहीं लगी होती, उनमें इस तरीके का ऐसा परा उठा हुआ तल ऐसा लगा होता है कि प्रकाश हर दिशा में फैल जाए, तो स्ट्रीट लाइट ज्यादा जगह कवर करे, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से शॉपिंग मॉल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता था पहले, है नहीं, शॉपिंग मॉल में प्रयोग इसका कहाँ किया जाता था? वो तो कॉन्वेक्स का किया जाता। हाँ सही, तो कॉन्वेक्स ही पढ़ा रहे हैं। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। बड़ी बड़ी दुकानें, पहले जब सीसीटीवी कैमरा नहीं चलता था तो बड़ी बड़ी दुकानों में क्या होता था, ये जहां पर दुकानदार बैठता था, जो सेठ होता था मोटा पेट वाला आदमी, तो उसके सामने लगा होता था और पूरी दुकान कवर कर रहा होता था। इसके अलावा आजकल कैंटोनमेंट जोन में जाओ, अब कैंट एरिया, आर्मी एरिया में जाओ, तो मोड़ों पर लगा होता है। एक रोड इधर से आ रही है, एक ये इधर आ रही है, और यहाँ पर लगा होगा, तो इधर वाले को दिखेगा इधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, इधर वाले को दिखेगा इधर से कौन, इधर वाले को दिखेगा इधर इधर से कौन आ रहा है, सब दर्पण में दिखेगा। फतेहगढ़ कैंट में जाओ, शाहजहानपुर जाओ, तो ये लगे दिखाई देंगे आप लोगों को। इसके अलावा वाहनों में पीछे देखने के, वाहनों में कहा देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, वाहनों में लगा होता है पीछे देखने के लिए कि ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, क्या आ रहा है, पूरे रोड यहां तक कि खेत तक का व्यू आता है। और अगर इसकी जगह पर हम मान लेते हैं, एक सेकंड, इसकी जगह पर अगर अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो ट्रक वाला आ रहा तो ट्रक वाले की थूथन दिखेगी सिर्फ, क्योंकि वो बड़ी इमेज बनाता है और ये छोटी इमेज बनाता है, तो छोटी इमेज छोटी 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 सारी इमेज बन जाती है पीछे की। या कोई बाइक सवार आ रहा है तो उसका हेलमेट ही दिखेगा पीछे देखने पर, या वो अपनी बहू को बना बैठा रहा है तो उसकी नथुनिया दिख रही है। तो मतलब इसीलिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है कि छोटे 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 सारे चित्र पीछे तक के दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो हो गए उपयोग। चलिए नोट कर लीजिए इन्हें, फिर हम बात करते हैं पहचान। ठीक है समीक्षा, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग इसे नोट कर लें। सोलर कुकर, प्रज्वलन, नाक कान गले की जांच, चार्ज, वाहन, लाइटों में, मेकअप, दाढ़ी बनाने में, सजने संवरने में, जिम में। ठीक है, इसका स्ट्रीट लाइट में, सुरक्षा में, मोड़ों पर, वाहनों में पीछे देखने के लिए। अब बात करते हैं इनकी पहचान की, जगह ज्यादा कवर कर रहा है, पहचान की बात करते हैं। तो देखिए पहचान, पहला तरीका पहचान, स्पर्श करके, स्पर्श करके, स्पर्श करेंगे तो बीच में दबा होगा, ठीक है, इसमें बीच में उठा होगा, बीच में उठा, ठीक है। अगर आपने दर्पण ऐसे हाथ लगाया दर्पण पे, तो अगर बीच में उठा है तो उत्तल है, और दबा है
तो अवतल है। ठीक है, ये तो हो गया स्पर्श करके अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। दूसरा प्रकार पैमाने द्वारा, पैमाना द्वारा आपने पैमाना रखा, अगर पैमाना बीच में लगा है किनारों से हटा है तो उत्तल होगा, और बीच में उठा है पैमाना किनारों पे लगा है तो फिर अवतल होगा। इसमें पैमाना बीच में स्पर्श करे, किनारों पर नहीं, किनारों पर नहीं, तो कौन सा दर्पण होगा? एक सेकंड, पैमाना बीच में स्पर्श, गलत लिखवा गए, पैमाना किनारों पर स्पर्श करे, किनारों पर स्पर्श, किनारों पर स्पर्श करे, और इसमें पैमाना बीच में स्पर्श करे। ठीक है, अगला तरीका है आपका प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब द्वारा क्या होगा? यदि प्रतिबिंब वस्तु को आगे या पीछे बढ़ाओ, प्रतिबिंब छोटा दिखे, प्रतिबिंब कैसा दिखे? प्रतिबिंब छोटा, तो अगर प्रतिबिंब छोटा है तो उत्तल दर्पण है, और प्रतिबिंब बड़ा है, उल्टा है या फिर सीधा है, प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो फिर अवतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब बड़ा, बड़ा, ठीक है। अब बात हम इसके साथ साथ समतल दर्पण की भी कर लेते हैं। समतल दर्पण में अगर हम उसे स्पर्श करें तो एक बराबर होगा तो समतल दर्पण होगा, पैमाना रखें तो पैमाना कतई बराबर छू रहा हो तो समतल दर्पण होगा, और जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने तो समतल दर्पण होगा। इस तरीके से आप लोग साथ साथ नोट कर लिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे में वो नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं एफ तथा आर में संबंध, संबंध एफ तथा आर में संबंध। यहां एफ है फोकस दूरी, देखिए एफ बराबर होता है आर बटे 2, या आर बराबर होता है 2f। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। आर है वक्रता त्रिज्या और एफ है फोकस दूरी, फोकस दूरी। कैसे होता है, क्या करना है आप लोगों को, आपके सिलेबस में पहले था, हट गया है। तो एफ है फोकस दूरी, आर है वक्रता त्रिज्या। आपने देखा होगा, अवतल में ही देख लेते हैं। ए मान लिया वक्रता केंद्र है तो ये पूरी वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी दूरी पर फोकस होता है, ये फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी बताओ फटाफट। दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? जल्दी बताएं।
मोहम्मद साहिल, ज्ञानेंद्र, उपासना, समीक्षा, क्या सब लोग जुड़े हो या ऐसे मोबाइल रख दिए हैं चलाकर? -10, शाबाश। हाँ, -10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि F बराबर होता है R/2, यानी -20/2 -10। ऐसे ही आधा कर दो, ज्यादा काबिलियत नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही आधा कर दो, वो दिया हो तो दुगना कर। चलिए क्वेश्चन और लगाइए। फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? और दर्पण का प्रकार बताओ। दर्पण का प्रकार बताओ, फटाफट दर्पण का प्रकार बताएंगे। उत्तल दर्पण होगा, सही है। अब हम पहुंचते हैं दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/d प्लस 1/u। पता है आप लोगों को? जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होती है। ये मान लिया दर्पण है, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। इधर की दूरियां माइनस में होती हैं, इधर की दूरियां प्लस में होती हैं, ऊपर की दूरियां प्लस में होती हैं, नीचे की दूरियां माइनस में होती हैं। बिल्कुल एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला तल का जैसे काम करता है, वैसे ये काम करता है। तो सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापेंगे। इधर की दूरी प्लस, इधर की माइनस, ऊपर की प्लस, नीचे की माइनस। याद रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे होता है वैसे ही होता है। ठीक है। अब कुछ लोग इसे भी 1-1 घंटे तक समझाते रहते हैं, इस टॉपिक को इसे 1 घंटे में समझाना क्या है, सीधी सी बात है। वो लिखवाते हैं इसका u माइनस होगा, उसका u माइनस होगा। अरे दोनों u माइनस होंगे। दुनिया में कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं है जो u को प्लस कर दे। u कभी प्लस नहीं होता, u हमेशा माइनस होता है। और सीधी सी बात है, ध्रुव के इधर, दर्पण के इधर देखो तो माइनस मार दो, उधर देखो तो प्लस मार दो। सीधी सीधा प्रतिबिंब, वस्तु से सीधी रखी होती है, वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर नीचे की तरफ दिख रही है निगेटिव होती है, वो बड़े स्तर पर होती है जहां कई कई दर्पण एक साथ काम कर रहे होते हैं, और कई दर्पण एक साथ काम ही नहीं करेंगे। ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, हमें नहीं मिला है कभी आज तक। तो ठीक है, चलिए अब हम आवर्धन की बात कर ले। आवर्धन, यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये सूत्र याद रखिएगा हमेशा। एम बराबर आई बटे ओ बराबर -b/e। यहाँ प्लस है तो इस वाले में माइनस होता है। लेंस के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए हम प्रश्न बोल रहे हैं और आप लोग ऐसे सॉल्व करें। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कुछ नहीं करना, F बराबर 20 लिख लो। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो ये माइनस में आ जाएगा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर, क्या हुआ ज्ञानेंद्र, तुम स्क्रीन पर क्यों आने लगे? अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु, u बराबर 10, u हमेशा माइनस होता है, तो इसका प्रतिबिंब बताइए कहां बनेगा, कैसा बनेगा, जो है जैसा बताओ फटाफट। हमारे मोबाइल में नहीं आ रहा, दूसरे वाले में स्क्रीन ही नहीं शो कर रही है।
चलिए लगाइए, जल्दी बताइए आप लोग फटाफट हल करके। इसके बाद आज हम इसका दर्पण का किस्सा खत्म करें, कल अपवर्तन पढ़ाएंगे। आज दर्पण का किस्सा खत्म कर दें। आवाज तो ठीक ठाक आ रही होगी जहां तक है। लगाएं आप लोग, हमें बताएं फटाफट। बीस बस समीक्षा 20 ही आएगा। चलिए इधर रख देते हैं तो दिखता रहे। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें। इससे रिलेटेड जो दिक्कत हो वो पूछिएगा, कल दर्पण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप लोग। कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा। 20 आ रहा होगा 20, इतना समय नहीं लगना चाहिए, बहुत समय लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, पहले तो समझ लीजिए प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या नियम है? खाली मिली के बकवास है, ये भी कोई नियम 50 बार बता चुके हूं ये चीजें। देखो दर्पण तो समझ में आ ही गए होंगे। अगर समांतर जाएगी मुख्य अक्ष से तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। यदि फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। सभी को पता है समांतर जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, और यदि फोकस पे पड़ेगी तो क्या होगा? समांतर हो जाएगी। ये सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर वक्रता केंद्र से डाल देंगे तो सीधी वक्रता केंद्र से डालेंगे तो सीधी वापस हो जाएगी। वक्रता केंद्र पर अगर प्रकाश किरण डालेंगे तो सीधी क्या होगी? वापस हो जाएगी। पता है क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या ही नहीं। दर्पण से डालेंगे तो मतलब फोकस से डालेंगे तो समांतर हो जाएगी, पहला नियम। समांतर डालेंगे तो फोकस से जाएगी, वक्रता केंद्र वाली सीधी वापस लौट जाएगी। और इसमें एक नियम कभी कभार लग जाता है जिसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। जितने कोण पर आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है, जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर परावर्तित होगी। बस हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। आप लोग सब जानते हैं, सब होशियार हैं। चलिए अब प्रतिबिंबों का बनना देखिए। पहले हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना आपको लिखना नहीं है, समझिए पहले। ये अवतल दर्पण है, सीधी बात समझो। अवतल दर्पण है और हम वस्तु को अनंत पर रख देते हैं। वस्तु को कहां रख देते हैं? अनंत पर। वस्तु अनंत पर है, पहली कंडीशन। वस्तु कहां है? अनंत पर है। वस्तु है अनंत पर, यानी ऐसे लिख लीजिए अनंत पर। इधर वस्तु तो प्रतिबिंब बनेगा कहां? फोकस पर। देखिए कैसे बनना है, और 6 कंडीशन क्या जरूरत है पढ़ने की? सीधी बात समझ लो। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? आकर के फोकस पर बनेगा। सीधी बात समझो, ठीक है। और अगर वस्तु
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, समझिए ध्यान से। अनंत और वक्रता, ये फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, वस्तु यहां रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सीधी बात है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तीसरी कंडीशन समझो, तो प्रतिबिंब सीधे वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु फोकस पर है, वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, छठी कंडीशन है, फोकस और कहा, ध्रुव के बीच में है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। आप सभी लोगों को 6 कंडीशन पूरी लिखी हैं, इन्हें आराम से तैयार कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो हमसे पूछिएगा, हमारे हिसाब से तो कोई समस्या होगी नहीं। आप लोग ये देख लीजिएगा, 6 कंडीशन लिखी हुई है, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण में। ये तो अवतल का हो गया, अवतल का हो गया। बात करते हैं उत्तल की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? ये उत्तल दर्पण है। वस्तु देखिए, इसके इधर कोई पैरामीटर होते ही नहीं है, ध्रुव होता है, कहीं भी वस्तु रखो, वस्तु की प्रत्येक स्थिति में वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखनी पड़ेगी आपको। और आप वस्तु कहीं रखिए, प्रतिबिंब देखिए समांतर डालेंगे तो कहां से जाएगा, ऐसा लगेगा फोकस से गया। और अगर वक्रता केंद्र पर डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा ये सीधा वापस हो जाएगा, तो इसे आगे बढ़ाएंगे तो इस तरीके से यहां बन जाएगा। तो इसमें वस्तु को प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक एक सेकंड, स्थिति में कौन, आ जाओ सौरभ, नमस्ते। वो तो ठीक है, तुम टीचमेंट पे क्यों नहीं जुड़ते हो? अरे वो भाई पास मोबाइल रहता है। अच्छा, चलो तुम फीस ले आए हो। 1 मिनट आप होल्ड रखें सभी लोग। हाँ, ऐसे रुको रुको रुको, सैनिटाइजर ले आओ बाबू।
हाँ, आ जाइए अपने टॉपिक पे। प्रतिबिंब की मतलब वस्तु की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, छोटा होता है, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा और सीधा होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, छोटा, आभासी और सीधा। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। दर्पण के सामने बनते, इसमें छोटा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, वही कंडीशन होती है। इसमें बराबर होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इसमें बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। इसमें बहुत बड़ा होता है, उल्टा और वास्तविक। इसमें क्या होता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी होगा, आभासी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया। दर्पण से रिलेटेड सारा टॉपिक सब कुछ खत्म हो गया है, कोई चीज नहीं बची है। देखिए, एक और सूचना दे दें आप लोगों को, कोई भाई बहन अगर छोटे हों कक्षा 9 में, तो आशा है जितना सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा उतना ही सिलेबस वो लोग पढ़ें। ठीक है, और आप लोग स्पष्ट सुन लीजिए, कल की आंतरिक न्यूज है, इसे ओपन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी साल लागू होने वाली है, नई शिक्षा नीति। तो आप लोग तैयार रहें एकदम से भरसक मेहनत करने के लिए, क्योंकि जहां तक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो है कि आप जो विषय चाहें छोड़ सकते हैं, जो चाहें ले सकते हैं, लेकिन आपको बर्बाद करके छोड़े। मतलब यदि आप जरा सा भी सजग नहीं रहे तो जिंदगी नहीं, पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पष्ट कतई। हाँ, ये आपके पास चांस होगा कि आप सिर्फ गणित पढ़ के मतलब क्या कर सकते हैं, एक विषय के प्रकांड विद्वान बन सकते हैं, सिर्फ एक विषय। तो आप लोग इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, हर स्थिति के लिए तैयार रहें। आप वो संक्रमण की स्थिति से गुजर रहे हैं कि आपके, जब आप लोग हाई स्कूल आए तभी परीक्षा नहीं हुई, तभी कोरोना आया है। आप लोग जिस साल हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है। मतलब जो बच्चा कक्षा 1 में जाएगा उसे कोई समस्या नहीं, नर्सरी केजी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हाई स्कूल में बच्चा है उसे समस्या है। और टीचिंग का स्तर भी बड़ा अलग हो जाएगा। और जहां तक कि ये कक्षा 10 तक पेपर भी खत्म हो रहे हैं, कक्षा 12 बोर्ड होगा, 12 बोर्ड होगा तो मान के चलिए 12% बच्चा भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कक्षा 11 तक नहीं पढ़ेगा। और जो बच्चा कक्षा 11 तक नहीं पढ़ेगा, 12 में क्या वो झंडे गड़ाएगा, पता लगेगा। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत पढ़ाई करें, मतलब पढ़ाई के आगे सब कुछ हटा दें। चलिए इसे हटाते हैं। अब हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, 11 बजे सीधे मिलते हैं, और 11 बजे हम लोग जो है बात करेंगे गणित की। ठीक है, चलिए।